हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ SAITD वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। आयुपैक नेमिंग वाला चैप्टर ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। बोला है हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। सो 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हमारे को 2 डिग्री कार्बन काउंट करने पड़ेंगे और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो देखो ये वाला 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये वाला ये, ठीक है। 4 इस साइड से आ गए हैं और 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, जो ये वाले दो कार्बन हैं ये हमारे हो जाएंगे 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे एक ये हो जाएगा, एक ये, 4 हमारे लेफ़्ट साइड से आ गए हैं और इस साइड से कितने आएंगे, 3 हमारे राइट साइड से आ गए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई H है नहीं, तो हमारे पास कितने 2 डिग्री H आ गए हैं, 7। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्या बोला है, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। सो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ से तो हमारे पास कीटोन आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से हमारे पास एस्टर हो जाएगा, और जो ये ग्रुप है हमारे पास यहाँ से हमारे पास अमाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कीटोन है, एस्टर है, अमाइड है, ठीक है, और ईथर नहीं है, और हमारे को नॉट प्रेजेंट वाला ही बताना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईथर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्या बोला है, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर एमीन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट इज। तो हमारे को नाइट्रोजन की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो इन्होंने इन्वर्जन से पहले और बाद में दोनों ही पिरामिडल फॉर्म तो हमारे को ऑलरेडी ड्रॉ करके दे रखी हैं ए और बी में, हमारे को बस ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी है। तो आपको पता होगा कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे होती है, मीन इन्वर्जन के दौरान प्लेनर होती है, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजन के ऊपर 3 ग्रुप लगे होते हैं उनको हम लिख लेते हैं ऐसे NDH, और एक प्योर p ऑर्बिटल भी होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन ने, 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगी sp2। और जो हमारे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये प्योर p ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है, प्योर p के अंदर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और जो ए और बी फॉर्म इन्होंने हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, एनर्जी और स्टेबिलिटी के मामले में दोनों ही बराबर हैं। तो जो इनका प्रोफाइल डायग्राम बनेगा उसमें ये दोनों ए और बी सेम ही लेवल पर होंगी। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने सेम लेवल के ऊपर नहीं दे रखा है ए और बी को, ए यहाँ है तो बी नीचे है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ऊपर से इन्होंने जो ट्रांजिशन स्टेट है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऐसे ही बी में इन्होंने ए और बी को सेम लेवल पे नहीं रखा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इसमें भी इन्होंने आप देखोगे तो ए और बी सेम लेवल पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है आंसर डी से मैच कर जाएगा, क्योंकि एक तो इन्होंने ए और बी को सेम लेवल पे रखा है, सही है, और जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 इन्होंने लिख रखी है, तो हमारा ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अबव कंपाउंड्स इज। हमारे को 3 कंपाउंड दे रखे हैं और हमारे को उनकी हीट ऑफ कंबशन बतानी है। तो हीट ऑफ कंबशन क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स को देखते होते हैं, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन कैसे देखेंगे हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतनी ज़्यादा ही हमारी हीट ऑफ कंबशन होती है। तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकेंड वाले कंपाउंड में कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। थर्ड वाले में हो जाएंगे 1 2 3 4। तो हीट ऑफ कंबशन हमारी फर्स्ट के केस में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर सेकेंड के, फिर थर्ड के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 greater than 2 greater than 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। और 5th सोल्व करते हैं। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। तो हम क्या करेंगे कि इन 4 में से किसी एक से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जैसे ही मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं एक के अकॉर्डिंग सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो जो नेगेटिव चार्ज है आगे की ओर आएगा और ये डबल बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट होगा, तो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे था। तो ये हमारे कौन से वाले किससे ड्रॉ
ये हमारी आर एस है सी वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगी, इट मीन्स सी तो ठीक है। अब इससे आगे हम जो आर एस ड्रॉ करेंगे उसमें जो नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा तो ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो हमारा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये कौन से वाले स्ट्रक्चर से मैच कर जाएगा, ये बी वाले से मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ए बी और सी तो हमारे आर एस ड्रॉ करते टाइम बन रहे हैं, लेकिन डी हमारा कभी भी आर एस ड्रॉ करते टाइम यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कभी भी आ ही नहीं सकता। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तब आता जब हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर इस पोजीशन पर होता, ना कि इस पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हमारे को नोट आर एस ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्या बोला है, रैंक द हाइड्रोजन एटम्स HA, HB, HC प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमारे को क्या क्या बात ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमारे पास HA अगर कोई एसिड है, HA अगर कोई एसिड है और ये अगर डिसोशिएट होता है तो हमारे को H+ देगा और साथ में एक एनायन देगा। तो इस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास Ka की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ A-। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो जो HC सर्कल का रखा है इन्होंने हाइड्रोजन, ये एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से हमारे पास क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास CH2 दो -M ग्रुप से अटैच होता है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और इसके हाइड्रोजन की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो HC की तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो HC सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में जो HB को इन्होंने सर्कल कर रखा है, तो HB आप देखोगे तो सिर्फ एक ही -M ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, तो उसके बाद में एसिडिटी में HB HC से कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर HA सबसे लास्ट में आ जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को क्या बोला है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है और फिर द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ्स A एंड B, ए और B के अंदर हमारे को बॉन्ड लेंथ की रिलेशन बतानी है। ठीक है, तो आप देखो कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो पक्का ही जब हम इसकी दूसरी RS ड्रॉ करेंगे, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारी बी वाली बॉन्ड लेंथ है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और A के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसकी दूसरी वाली RS हम लिख भी सकते हैं CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और CH3। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि जो A वाली बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो इसकी वजह से A की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो जब हमारे को रिलेशन लिखना होगा तो A छोटा हो जाएगा B से, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन से मैच कर जाएगा, दैट इज A लेस देन B, ऑप्शन नंबर B से मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्या बोला है, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो इज। हमारे को वो वाले सिग्मा बॉन्ड बताने जो sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से बने। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास sp2 यहाँ पर कार्बन कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये वाला sp2 हो जाएगा, ये वाला sp2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से ये वाला sp2 हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है sp2। ठीक है, तो हमारे को ये बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन कितने बने हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से आ जाएगा, दूसरा यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऐसे सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, जो कि किसके ओवरलैप से बने हैं, sp2 और sp2 के ओवरलैप से बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। तो हमारे को लोन पेयर बताने की कितने हैं हमारे पास, जो गिवन हमारे को स्ट्रक्चर दे रखा है। तो देखो नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर पक्का ये एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, और इस साइड से ऑक्सीजन के अगर आप देखोगे तो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 1 2। तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के पास है और 1 नाइट्रोजन के पास है, तो टोटल हो जाएंगे 3, दैट इज ऑप्शन नंबर B से मैच हो जाएगा 3। ओके, नंबर 10 सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज हाईली स्ट्रेंड। तो हाईली स्ट्रेंड को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर A में हमारे पास 6 मेंबर रिंग दे रखी है। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ पे।
5 मेंबर के अंदर कितना होता है 108, 4 मेंबर के अंदर होता है 90 और 5 के अंदर होता है 108। तो हाइब्रिडाइजेशन इन चारों ही केसेस में sp3 है और sp3 का आइडियल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो 109 डिग्री 28 से जितना भी हम आइदर साइड, दोनों ही साइड देखेंगे, अगर ज़्यादा भी बहुत हो जाएगा तो भी हमारी रिंग स्ट्रेंड हो जाएगी, और अगर 109.28 से कम जितना हो जाएगा तो भी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो जाएगी। तो आप देखो ए ऑप्शन में तो अगर हम देखेंगे तो 120 एंगल है, और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो हमारे पास 90 एंगल आ रहा है, इंटीरियर एंगल जो भी है। तो यहाँ से तो हमारे पास स्ट्रेन आ रहा है 11 डिग्री का, और यहाँ से हमारे पास स्ट्रेन कितने का आ रहा है 10, और 19 डिग्री के अप्रोच हमारे पास स्ट्रेन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हाईली स्ट्रेंड कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 4 मेंबर रिंग जो है ये हमारी हाईली स्ट्रेंड हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कोर्टिसोन आर। हमारे को कोर्टिसोन का स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके अंदर हमारे को फंक्शनल ग्रुप बताने हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, कीटोन हो जाएगा, और कीटोन यहाँ पर दोबारा से दे रखा है तो कीटोन है, एक एल्कीन हो जाएगी, एक ये एल्कोहल दे रखा है यहाँ पे, और एक यहाँ पर इथर आप देखोगे तो इस साइड से आर ग्रुप हो गया और ROR। ठीक है, तो इथर है, कीटोन है, एल्कोहल भी है यहाँ पर, और एक एल्कीन भी है। तो ये हमारा कौन से नंबर ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। नंबर 12 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को क्या बताना है, सिलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट के वैल्यू। तो हाईएस्ट के वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो H+ हटने के बाद जो भी हमारा एनायन आएगा उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ से ये वाला एनायन बनेगा, H हटाने के बाद यहाँ से ये वाला, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन हमारा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन हमारे पास आप देखो जो यहाँ पर CH3 ग्रुप है वो तो अपना +I इफेक्ट शो करेगा जो कि नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास जो ये एनायन बनेगा उसमें जो हमारे यहाँ पर दो क्लोरीन लगे हैं ये अपने -I इफेक्ट के साथ इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा हो सकता है आंसर। ऑप्शन नंबर सी सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कैसे देखेंगे हम, यहाँ पर भी ओवरऑल इसका +I इफेक्ट ही हम काउंट करेंगे क्योंकि आयोडीन तो बहुत दूर लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो +I ही इफेक्ट होगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये भी हमारे एनायन को स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 13 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बताना है हमारे को। तो ऑप्शन नंबर ए में कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे हम कार्बोकेटायन की, इसके अंदर कितने अल्फा H हैं। तो अल्फा H 3 हमारे यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से 2 हो जाएंगे, यहाँ से 2 हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 7 अल्फा H। बी वाले ऑप्शन में 2 अल्फा H, ये 3 यहाँ से आ जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 5 अल्फा H। और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अल्फा H, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्फा H नहीं है, 0 अल्फा H हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अल्फा H है। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। हमारे को इसके अंदर pKa का ऑर्डर बताना है। तो pKa का ऑर्डर हमारे को पता है कि pKa हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के। तो हम पहले Ka का ऑर्डर निकाल लेंगे और फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा pKa का ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारे को सबसे पहले तो H जाने के बाद हमारा यहाँ पर एनायर बनेगा, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके 2 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, और यहाँ पर इसके पास कोई खास स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है, बल्कि दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं तो जो मिथाइल इसका +I ग्रुप इसको और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो Ka का ऑर्डर हो जाएगा X हमारे पास सबसे ज़्यादा, फिर Y, फिर Z, और pKa का ऑर्डर इसका एकदम से रिवर्स हो जाएगा, X सबसे कम, फिर Y और फिर Z। तो X लेस देन Y लेस देन Z वाला आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। इसमें हमारे को एक रिएक्टेंट दे रखा है और उसके ऊपर 1 मोल HCl दे रखा है हमारे को। तो हमारे को ये बताना है कि कौन से वाला नाइट्रोजन H+ हमारा गेन करेगा। तो देखो जो ये वाला नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर होगा एक तो ये H+ को गेन कर सकता है, और जो एक ये वाला है नाइट्रोजन इसके ऊपर जो लोन पेयर है हम यहाँ पर H+ को दे सकते हैं। ठीक है,
तो आप देखोगे कि जो ये वाला नाइट्रोजन है ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में है, इतना फ्री नहीं है, ये एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और जबकि ये वाला लोन पेयर है यहाँ पर ये नाइट्रोजन के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा हर टाइम, क्योंकि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो जो हमारा H+ होगा वो यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, तो हमारा कौन से वाला आंसर हो जाएगा, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन है ये एज इट इज़ रह जाएगा, और जो ये नीचे वाला नाइट्रोजन था इसके ऊपर एक H तो ऑलरेडी लगा हुआ था, और दूसरा H आते ही नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और साथ में Cl-। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर जाएगा। पहले वाले में तो इन्होंने डीलोकलाइज्ड वाले के साथ में कर रखा है H+ का एडिशन, वो नहीं होगा। ये सी में भी इन्होंने कुछ और ही कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। जो लोकलाइज लोन पेयर था वो H+ गेन करेगा, उसके साथ में Cl- आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। हमारे को मोस्ट एसिडिक बताना है ए पार्ट में और बी पार्ट के अंदर, और मोस्ट बेसिक बताना है सी पार्ट और डी पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा CH3 ग्रुप है, जो ये हमारा CH3 ग्रुप है, ये अपने प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर जो हमारा H+ जाने के बाद जो एनायन बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर, उसको डिस्टेबलाइज करेगा अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो इस वजह से ये लेस एसिडिक हो जाएगा, तो बी वाले में हमारा 1 > 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब हम ए वाला ऑप्शन सोल्व करते हैं। ए वाले ऑप्शन में हमारे को बेंजोइक एसिड और उसका ऑर्थो डेरिवेटिव दे रखा है। तो इस केस में होता क्या है कि जब यहाँ पर H+ जाने के बाद में जो यहाँ पर एनायन बनेगा, उसके बीच में और इस मेथाइल ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगी। स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगी तो जो हमारा CO- वाला ग्रुप बनेगा वो बेंजीन रिंग के प्लेन से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, जिस वजह से वो अच्छे से रिंग के साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो COO और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वो अब मोर इफेक्टिवली हो पाएगा, क्योंकि अब बेंजीन रिंग इसके रेजोनेंस में इंटरफेयर नहीं कर रही है। इस वजह से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। या हम इसको एक लाइन में कैसे याद कर सकते होते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था, तो ऑर्थो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सी और डी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें भी पहले हम डी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। डी वाले पार्ट में कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा तो वो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पहुँचेगी और ये बहुत इजीली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन सी वाला सोल्व करते हैं। सी वाले ऑप्शन में भी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर भी हमारे को यही बताना है कि इसकी बेसिसिटी कैसे आएगी ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर जो NH2 है अगर वो H+ गेन करता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर NH3+ बनेगा, जो कि यहाँ पर जो ये CH3 है इसके साथ में स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगी। कहने का मतलब जो ये वाला NH2 है ये H+ अगर लेता है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, जिस वजह से ये H+ को उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो जब हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो बेसिसिटी के ऑर्डर में ये वाला 1 वाला सेकंड वाले से ज़्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाले पार्ट में तो हमारा सेकंड वाला आएगा, बी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। तो ये हमारे कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसके समराइज़ कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी और डी में जो हम इजीली हमारे जो प्लस आई और माइनस आई के इफेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लगा देंगे, लेकिन जो ए और सी में है इसमें हमारे को ऑर्थो इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना पड़ेगा। ए में जो यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रही थी उसकी वजह से जो CO- वाला ग्रुप था वो पीएच की जो बेंजीन रिंग थी उसके प्लेन से डाइवर्ट हो जाएगा और अब जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो और अच्छे से हो पाएगा, जिस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। और सी के केस में हमारे को बेसिसिटी बतानी थी, तो अगर यहाँ पर NH2 H+ ले लेता है तो NH3+ बनेगा, जो कि CH3 के साथ में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जो कि इतना अच्छा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इस केस में। तो सी के केस में इसकी
बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सेवरल फैक्टर्स स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक और वाइटल इंटरेक्शन एक्सेट्रा कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन एमीन इन द गिवन पेयर विच डेटा इज करेक्टली प्लेस्ड। हमारे को ये देखना है कि डेटा करेक्टली प्लेस्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ए वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आप एक बार ये चीज़ देखें कि जो ये नीचे इन्होंने जो वैल्यूज़ लिखी हुई है, इन वैल्यूज़ को आप कैसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर 7.9 लिखा हुआ और यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि मीन इन्वर्जन के टाइम पे जिसकी वैल्यू कम है उसको ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी। जैसे कि जिसको 7.9 की ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए, और जिसको 0.2 ही है तो उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट में बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 0.2 वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पर 0.79 वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो तो जो ये वैल्यू है इसको तो हमने कैसे समझा कि जिसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ये है कि उसको ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि उसका बैरियर बहुत कम है ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल यहाँ पर देखो बहुत बड़ा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट के लिए जाना बहुत आसानी है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी यहाँ पर बनती है वो प्लेनर बनती होती है। तो प्लेनर के केस में यहाँ पर 120 डिग्री एंगल होगा, जो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप चाहेगा कि जल्दी से जल्दी 109 से, यहाँ पर sp3 है ना, तो sp3 से यहाँ पे sp2 है, तो 109 से जल्दी 120 डिग्री तक कैसे पहुँचा जाए। ठीक है, तो ए वाला डेटा बहुत ही सही से मैच करा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब ऑप्शन नंबर बी सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे कि दोनों ही केसेस में सिर्फ रिंग साइज़ का ही डिफरेंस है। तो रिंग साइज़ का डिफरेंस है तो आप देखो कि जहाँ पर जो लोन पेयर होगा, दोनों ही लोन पेयर होंगे तो sp3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बट जो 3 मेंबर रिंग वाला लोन पेयर होगा उसके अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होगा। तो एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसके न्यूक्लियस पर होल्ड ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि जो ये वाला दे रखा है इन्होंने पार्ट, इसमें जो ये लोन पेयर है ये एमीन इन्वर्जन में इतना इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इन्वर्जन बैरियर की, जबकि 5 मेंबर रिंग के केस में वैल्यू कम आएगी। तो इन्होंने ऐसा ही लिख रखा है, यहाँ पर 20.5 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए एनर्जी और यहाँ पर 7.0 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दे रखा है इन्होंने, इसमें भी डेटा करेक्टली मैच्ड है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम। तो सी में इन्होंने देखो एक बार मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, एक बार क्लोरीन ग्रुप लगा रखा है। तो डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे रखा है कि जो मिथाइल वाला है वो इजीली ट्रांजिशन स्टेट तक जा सकता है, जबकि जो क्लोरीन जिसके ऊपर लगे हुए हैं उसके लिए इन्वर्जन बैरियर की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो ज़्यादा चाहिए होगी हमारे को। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, पहली बात तो अगर हम साइज से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो साइज़ तो ऑलमोस्ट मिथाइल और क्लोरीन का लगभग सेम ही होगा। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते होते हैं कि जो नाइट्रोजन की ट्रांजिशन स्टेट मिथाइल के केस में बनेगी वो ये वाली बनेगी, और जो क्लोरीन के केस में बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो दोनों केस में ट्रांजिशन स्टेट तो प्लेनर बननी ही है, लेकिन जब मिथाइल होगा तो मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा अपने +I इफेक्ट की वजह से, और क्लोरीन का -I इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा मतलब कि नाइट्रोजन को और ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। और यहाँ पर जो मिथाइल का केस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से इसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए कम ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब मिथाइल के केस में कम वैल्यू चाहिए और क्लोरीन के केस में ज़्यादा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन भी सही से करेक्टली डेटा मैच्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं दोबारा से इसको समराइज़ कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। ए वाले पार्ट में आइसोप्रोपाइल ग्रुप था जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो बहुत जल्दी से प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में जाना चाहेगा, और उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.2, ये सही दे रखी है, बहुत कम ही वैल्यू के साथ में वहाँ तक पहुँच जाएगा। बी वाले पार्ट में एक 3rd मेंबर रिंग थी, एक 5th मेंबर रिंग थी, तो जो 3rd मेंबर रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों केस में सेम थी, बट यहाँ पर इसके केस में जो एस करेक्टर होगा लोन पेयर के ऑर्बिटल में वो ज़्यादा होगा, जिस वजह से वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो एमीन इन्वर्जन में इतनी आसानी से नहीं जाएगा। कहने का मतलब उसके लिए इन्वर्जन बैरियर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बी वाला भी मैच हो गया हमारा। और सी वाले केस में साइज़ के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है मिथाइल और क्लोरीन, बट हमने इसको कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में एक्सप्लेन किया है कि मिथाइल +I से नाइट्रोजन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिस वजह से वो ट्रांजिशन स्टेट में बहुत आसानी से जा पाएगा, जबकि क्लोरीन अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके उसको स्टेबलाइज कर देगा, जिस वजह से उसके लिए इन्वर्जन बैरियर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। सिलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड गिवन बिलो। हमारे को जो कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर हमारे को कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है पहले, और फिर ये बताना है कितने sp3 थे, कितने sp2, कितने sp। ठीक है, तो हम इसको इजीली देख लेंगे। जैसे कि अगर आपके पास में 4 सिग्मा आते हैं और 0 पाई आते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा sp3। 3 सिग्मा 1 पाई आते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा sp2। 2 सिग्मा और 2 पाई आते हैं, इसके रिस्पेक्ट में आपके पास आंसर हो जाएगा sp। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ में पहला कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर 3 सिग्मा है और 1 पाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा sp2 जो यहाँ पर हमने लिख रखा है जैसे। और इसके बाद जो इससे बाद वाला ये वाला कार्बन है, यहाँ पर आप देखोगे 1 पाई बॉन्ड आया हुआ है और 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके ये भी sp2 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ये कार्बन है, यहाँ पर 2 पाई है 2 सिग्मा है, तो ये sp हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट वाला जो कार्बन है, यहाँ पर भी 3 सिग्मा है और 1 पाई है, यहाँ भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो sp2 हमारे पास 3 हो जाएंगे, sp2 3 हो जाएंगे हमारे पास में, sp हमारे पास 1 हो जाएगा और sp3 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो sp3 0 कौन से वाला है, ये से मैच कर जाएगा, शायद ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। sp3 हमारे पास 0 आए हैं, sp3 हमारे पास 0, sp2 3 और sp1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स मोस्ट बेसिक आइटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो इन्होंने सर्कल दे रखे हैं, हमारे को ये बताना है कि क्या वही वाला नाइट्रोजन गिवन कंपाउंड के अंदर मोस्ट बेसिक था या नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला सोल्व करते हैं। ए वाले के अंदर क्या है कि जो इन्होंने सर्कल कर रखा है, ये वाला नाइट्रोजन, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इन्होंने पिरिडिन डेरिवेटिव दे रखा है। तो पिरिडिन डेरिवेटिव में आपको पता होगा कि जो पिरिडिन का लोन पेयर होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिड जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते होते हैं। ठीक है, तो एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इट मीन्स यही वाला लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि हमारे को पता है कि जो ये वाला है ये तो आगे रेजोनेंस में जा रहा होगा और इस रिंग को एरोमेटिक बना रहा होगा। ठीक है, बी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बी वाले में भी देखो आप, जो ये वाला नाइट्रोजन है जो इन्होंने सर्कल नहीं कर रखा, वो एक डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि जो इसके साथ वाला नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर होगा वो लोकलाइज होगा और मोर बेसिक होगा। ठीक है, तो अभी तक ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। तो सी वाला एक बार सोल्व करते हैं। सी वाले में भी आप देखोगे कि जो ये वाले जो नाइट्रोजन है, ये अमाइड के नाइट्रोजन है, तो अमाइड का नाइट्रोजन तो वैसे भी नाइट्रोजन पे नहीं रहता, वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला नाइट्रोजन है ये भी डिलोकलाइज है, ये भी आगे डबल बॉन्ड के साथ में डिलोकलाइज हो रहा होगा। तो एक जो NH2 वाला लोन पेयर है यही लोकलाइज है और यही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि जो इन्होंने सर्कल करके नाइट्रोजन दे रखे थे वही वाले ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे को अब की बार मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है कि जो इन्होंने सर्कल किया है वही सच में ही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन था या नहीं था। ठीक है, तो ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ए वाले पार्ट में आप देखोगे कि जो अगर यहाँ से जो OH है इसका अगर H चला जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो आप देखोगे कि स्टेबलाइजेशन फैक्टर आ रहा है CF3 का। CF3 अपने -I इफेक्ट से उस एनायन को स्टेबलाइज करेगा, जबकि यहाँ से अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है तो यहाँ से +I इफेक्ट आएगा CH2 का, और जो कि इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब ए वाले पार्ट में जो इन्होंने सर्कल किया हुआ है OH वही ज़्यादा एसिडिक H देगा हमारे को। ठीक है, अब बी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर एसिड का H है, तो एसिड के H में आप देखोगे कि जब भी H निकल जाता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट RS बनते हैं। तो इक्विवेलेंट RS के केस में तो ऑब्वियसली हमारे पास यही वाला एसिड वाला H ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब बी में भी इन्होंने जो सर्कल कर रखा है वही वाला H सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे कि अगर यहाँ से जो 2 H हैं, यहाँ से अगर एक H चला जाता है तो यहाँ पर जो एनायन बनेगा, यहाँ पर वो जो एनायन बनेगा वो एरोमेटिक करैक्टर लेके आ रहा होगा इस 5 मेंबर रिंग में। 5 मेंबर रिंग में आप देखोगे 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा 2 पाई यहाँ से हो जाएंगे, तो
6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। कहने का मतलब कि जो एनायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में भी। तो कहने का मतलब इन्होंने जो भी सर्कल किए थे एच, वही सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है और ABCD करके हमारे को 4 स्पीसीज दे रखी हैं। ठीक है, तो इनकी H+ रिमूवल के बाद में जो भी कंजुगेट बेस वाली स्पीसीज बनेगी वो मैंने नीचे ड्रॉ करके लिख दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O+ की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन प्लस की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारा A और जो हमारा D है, इनकी जो कंजुगेट बेस वाली स्पीसीज बन रही है, जो कंजुगेट बेस वाली स्पीसीज बन रही है वो न्यूट्रल बन रही है। तो कहने का मतलब ये A और D सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस स्पीसीज दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर A और D को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी, आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये बहुत आसानी से अपना H+ दे देगा। या इसको हम अगर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें तो O+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये ऑक्सीजन अपने पास ज़्यादा रखेगा। कहने का मतलब कि H+ को ईजिली रिमूव कर देगा। ठीक है, तो A और D में से A सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा D। A और D को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब उसके बाद B और C को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। H+ हटने के बाद में एक बार तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे को पता है कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो C वाला हमारा पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद में B। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ADCB। ये हमारे कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ADCB। ये हमारा ऑप्शन नंबर C से मैच कर जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे को हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है और हमारे को 3 कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था कि हीट ऑफ कंबशन सोल्व करते टाइम हमारे को पता है कि हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएंगे, इसके अंदर सेकंड में 4 हो जाएंगे और थर्ड में हो जाएंगे 5। तो हमारा ऑर्डर कैसे हो जाएगा, थर्ड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी हीट ऑफ कंबशन और फिर उसके बाद सेकंड की, फिर उसके बाद फर्स्ट की। ये हमारे ऑप्शन नंबर C से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे को कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हमारे को 3 कंपाउंड दे रखे ABC। तो जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ऐसे प्लस और माइनस, कहने मतलब अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये भी नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, ऊपर वाली भी एरोमेटिक हो जाएगी। ऐसे ही बी में अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक, नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक। लेकिन जब हम सी में अगर बॉन्ड को अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ नीचे वाली रिंग में माइनस आएगा, ऊपर वाली रिंग में प्लस आएगा। तो ऊपर वाली रिंग तो एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली रिंग हमारी एरोमेटिक नहीं बनेगी, बल्कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही नहीं है। और अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं तो नीचे वाली रिंग हमारी एरोमेटिक हो जाएगी, तो ऊपर वाली रिंग हमारी एरोमेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सी वाले कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, पोलैरिटी इसके अंदर नहीं आएगी। और ए और बी में दोनों ही एरोमेटिक बन रहे हैं, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, तो हमारा रोटेशन का ऑर्डर आ जाएगा, सी तो सबसे लास्ट में आ जाएगा वो तो, क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहेगा। और ए और बी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ए और बी में 5 मेंबर रिंग तो दोनों में ही सेम है, 5 मेंबर रिंग तो दोनों में ही सेम आ रही है। तो जो दूसरे बच गई, ए में तो हमारी 3 मेंबर रिंग आ गई है ये वाली, और बी में 7 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर तो हमारे को पता है कि इसके 3 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे और इसके 7 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। तो ये वाली हमारे ज़्यादा स्टेबल होगी फॉर्म। तो ए और बी में से हमने कैसे कंपेयर किया है कि बी में इजीली रोटेशन हो जाएगा एक एक कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी से मैच कर जाएगा, बी देन ए देन सी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमारे को बॉन्ड रोटेशन बैरियर अगर पूछा होता तो बैरियर के केस में हम कैसे सोल्व करते, बैरियर के केस में सी वाला सबसे आगे आ जाता, क्योंकि सी को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, तो फिर हो जाता ए और फिर हो जाता बी। ठीक है, लेकिन हमने रोटेशन के अकॉर्डिंग सोल्व किया तो हमारा आंसर सी आएगा, और इन्होंने रोटेशन ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स वुड हैव ए स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस के लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस वीक एसिड से आता है। एसिड हमारा कैसा होना चाहिए, वीक। ठीक है, तो हम इनमें से देख लेते हैं कि वीक एसिड कौन होगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर H+ चला जाता है तो यहाँ से आएगा SH-, और यहाँ से अगर H+ जाता है तो यहाँ से आएगा OH-। तो हमारे को पता है कि सल्फर के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो H2S हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और H2 हमारा वीक एसिड होगा। ठीक है,
और बी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है और इसमें यहाँ पर नेगेटिव के ऊपर नाइट्रोजन आता है, तो हमारे को पता है कि थर्ड वाले में जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है वो 2 माइनस एम से स्टेबलाइज हो रहा है, और जो फोर्थ में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आया वो सिर्फ एक ही माइनस एम से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा थर्ड वाला और वीक हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, और सी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सी वाले पार्ट में हमारे को पता है कि यहाँ से अगर एच प्लस जाता है तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से अगर एच प्लस जाता है तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। हमारे को पता है कि एसपी कार्बन के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा फिफ्थ वाला, और सिक्स्थ वाला वीक एसिड हो जाएगा। तो हमारे को स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस बताना था, तो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड से आएगा। तो वीक एसिड हमारे पास कौन कौन से बने हैं, ए में सेकंड वाला हो जाएगा, बी में फोर्थ वाला हो जाएगा, और सी में सिक्स्थ वाला आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 6। वो कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे को एक रिएक्टेंट दे रखा है और एक कार्बन की C14 के साथ लेबलिंग कर रखी है, फिर KH के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमारा A बन रहा है, और A के साथ में अगर हम H2 के साथ उसको ट्रीट करते हैं फिर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। हमारे को मेजर प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इन्होंने KH बेस दे रखा है, अगर यहाँ से ये H+ ले लेता है, अगर H+ ले लेता है तो हमारे पास क्या स्पीसीज़ बनेगी, जो एनायनिक स्पीसीज़ बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, और जो ये एनायनिक स्पीसीज़ बनी है इसके 5 RS बनेंगे, वो मैंने पहले ड्रॉ करके लिख दिए हैं। तो आप देखोगे कि जो 5 कार्बन हमारे रिंग के हैं, हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए, अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल देता हूँ तो 1 से थर्ड के ऊपर चला गया, थर्ड से फिफ्थ के ऊपर, और फिफ्थ के बाद सेकंड के ऊपर, और फिर फोर्थ के ऊपर आ गया। कहने का मतलब हर एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी जो ये नेगेटिव चार्ज है ये H2 से H+ ले लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो प्रोडक्ट बनेंगे तो आप देखो, जो हमारा सेकंड वाला स्ट्रक्चर है और जो हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम H+ दे देते हैं तो आप देखोगे कि हमारा सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे, अगर यहाँ पर देखो, अगर H+ यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव के साथ में, अगर H+ लग जाता है तो आप देखो कि एक कार्बन छोड़ के स्टार आ रहा है, एक कार्बन छोड़ के स्टार आ रहा है, और यहाँ पर भी एक कार्बन छोड़ के स्टार आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सेकंड और फिफ्थ से हमारी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ है इससे भी हमारा सेम प्रोडक्ट आएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर H+ दे देता हूँ तो यहाँ से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर स्टार आ रहा है, और यहाँ से जो फोर्थ वाला है ये, इसमें भी अगर हम H+ दे देते हैं यहाँ पर तो इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर स्टार आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब थर्ड और फोर्थ से हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, और जो एक फर्स्ट हमारा सबसे पहले वाला बच गया इससे हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट की परसेंटेज अगर हम लिखना चाहें तो जो 1 से बनेगी वो हमारी बनेगी 20%, और यहाँ से इसका डबल बन जाएगा, ये 40% हो जाएगा, और ये भी 40% बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दो 40% में बन रहे हैं तो यही हमारे मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहे हैं, ये हमारे ऑप्शन नंबर एक तो बी से मैच कर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर H+ दिया था तो उससे साथ वाले कार्बन के ऊपर स्टार था, और जब अगर हम यहाँ पर H+ दे रहे हैं तो एक कार्बन छोड़ के ऊपर स्टार आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब बी और सी से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो ए वाला है हमारा इसमें माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हमारा 20% बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर ए में एक हमारे को लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में भी आप देखो तो एक लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है हमारे को, ऐसे ही ऑप्शन सी में भी हमारे को एक लार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग आ रही है, जिसकी वजह से हमारा यही सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 27 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे को pKa का ऑर्डर बताना है, तो हम पहले एक बार Ka का ऑर्डर लिख लेंगे, फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास pKa का ऑर्डर आ जाएगा। तो देखो, जो सबसे पहले वाला हमारे को कंपाउंड दे रखा है, इसमें से अगर हमारा H+ चले जाता है तो जो हमारा एनायन बनेगा, तो जो हमारी स्पीसीज़ बनेगी वो एक एरोमेटिक स्पीसीज़ बनेगी। तो एरोमेटिक स्पीसीज़ बनेगी तो वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी हमारी। तो कहने का मतलब Ka का जो हम ऑर्डर लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम सबसे लास्ट वाले को देखते हैं, अगर हम सिक्स्थ को देखते हैं, तो अगर यहाँ से अगर H+ जाने के बाद एनायन बनता है तो ये हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज़ बनती है। तो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज़ तो हमारे को पता है कि सबसे अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये हमारी एसिडिटी के ऑर्डर में सबसे Ka के ऑर्डर में सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो कहने का मतलब सिक्स सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम सेकंड वाले को अगर हम सोल्व करते हैं तो सेकंड वाले में हमारे को पता है कि एक H+ जाने के बाद में यहाँ पर एक जो एनायन आएगा तो ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज़ बनेगी। तो हमारे को पता है कि नॉन एरोमेटिक स्पीसीज़ एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी ये सेकंड वाली। ठीक है, एसिडिटी के ऑर्डर में। अब हमारे पास कौन कौन बच गया,
थर्ड, फोर्थ और हमारे पास फिफ्थ बच गया। तो अब हम फिफ्थ वाला सोल्व करते हैं। फिफ्थ वाले में हमारे को पता है कि अगर यहाँ से H+ चले जाता है तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, तो हमारे पास स्टेबिलिटी में वो आगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट के बाद में हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ। अब हमारे को दो हमारे पास बच गए, एक हमारे पास थर्ड बच गया, एक हमारे पास फोर्थ बच गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ से अगर हमारा H+ जाता है तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो sp2 कार्बन के ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर हम फोर्थ को सोल्व करते हैं तो फोर्थ में अगर हम H+ को निकालते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो sp3 कार्बन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो अगर हम देखें तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा sp3 से ज़्यादा sp2 के ऊपर स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब हमारा sp2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे को थर्ड को आगे लिख देना चाहिए था और फोर्थ को बाद में लिखना चाहिए था। लेकिन हमारे को यहाँ पर अगर आप देखो तो बॉन्ड एंगल दे रखा है, तो थर्ड के केस में इन्होंने बॉन्ड एंगल दे रखा है 117 और फोर्थ के केस में इन्होंने बॉन्ड एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो हमारे को पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल की, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर ये वाली चीज़ को अप्लाई करके तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो इसके केस में sp3 होने के बावजूद भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम फोर्थ को पहले रखेंगे स्टेबिलिटी के मामले में, फोर्थ के ऊपर जो एनायन बनेगा उसको हम पहले रखेंगे स्टेबिलिटी के मामले में और फिर उसके बाद लिखेंगे थर्ड वाले को, ठीक है। इसमें मेन वाली जो एक्सप्लेनेशन थी वो इन्हीं दोनों के ऊपर थी। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली हमारे को जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, के का सबसे ज़्यादा 1 का और सबसे लास्ट में आ जाएगा 6। तो हमारे को अगर pK का ऑर्डर अगर हमारे को लिखना पड़ गया तो pK का ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाएगा, 6th, देन 2nd, देन 3rd, देन 4th, देन 5th, देन 1st। बस मेन था थर्ड और फोर्थ को ही एक्सप्लेन करना, बाकी तो हमने ईजिली कर ही लिए थे। तो थर्ड और फोर्थ को मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ कि इन जनरल हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो sp2 के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पेशली हमारे को बॉन्ड एंगल दिया है तो हमारे को इसको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते। 128 हमारे sp2 के आइडियल एंगल से भी ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब sp3 होने के बावजूद भी यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमने के में तो फोर्थ को पहले रखा है और जो हम pK का ऑर्डर लिख रहे थे तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। pKa में डी सबसे कम और 6 सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करने से पहले हमारे को एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है और हमारे को अगर वीक एसिड और वीक बेस देता है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे को जो स्पीसीज दे रखी है इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो देखो pK वैल्यू इसकी दे रखी है 18 और pK वैल्यू H2 की दे रखी है 15.7। तो हमारे को पता है कि जिसकी pKa वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारे को स्ट्रॉन्ग एसिड का तो पता चल गया और ये हमारा हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देखते हैं। तो अब देखो कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है यहाँ पर CH3 का +I इफेक्ट भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और तो फिर हमारा वीक बेस कौन बच जाएगा, वीक बेस हमारा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन के ऊपर क्या दे रखा है, तो ए में हमारे को बोला है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा प्रोडक्ट्स को फेवर कर रहा है। प्रोडक्ट्स को फेवर करने का मतलब यही होता है कि जब भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करके अगर हमारे को वीक एसिड और वीक बेस देता है तो हमारी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को फेवर करता है, ठीक है। और अगर बाई चांस कभी हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे को वीक एसिड और वीक बेस देता है तो इस केस में हम बोल देंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड या कहने का मतलब रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमारा जो ए ऑप्शन है इन्होंने सही दे रखा है, मतलब कि प्रोडक्ट को ही फेवर कर रहा है, ठीक है। बी वाला पढ़ते हैं। बी में हमारे को क्या दिया है कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेट एनायनिक स्पीसीज इन द इक्विलिब्रियम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो जो ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाली स्पीसीज है, जो ये एनायन है, ये तो रिएक्ट करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीसीज नहीं होगी, क्योंकि डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीसीज तो हमारे पास OH- होगी यहाँ पर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में इन्होंने बोला है वाटर इज द वीकर एसिड। नहीं, वाटर वीकर एसिड नहीं है, वाटर तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया था क्योंकि इसकी pK वैल्यू कम थी, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या दिया इन्होंने,
डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। डी ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में कोई रेजोनेंस नहीं है ऊपर से, यहाँ तो बस CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं है। कहना है मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सी वीक है। ठीक है, तो आप देखो कि pKa वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, फॉर्मिक एसिड की pKa वैल्यू दे रखी है 3.8 और HF की दे रखी है 3.2। तो हमारे को पता है कि जिसकी pKa वैल्यू कम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो HF स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मिक एसिड का जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है और यहाँ पर F के ऊपर नेगेटिव है। तो हमारे को पता है कि F के ऊपर नेगेटिव स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट एनायन जो बनेगा वो हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा वीक बेस। ठीक है, अब की बार हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पीसीज जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है वो प्रोडक्ट की साइड में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि ए ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड इन द रिएक्शन। तो ये वाली बात इन्होंने सही लिख रखी है। एक सेकंड दोबारा पढ़ता हूँ मैं। फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नहीं, फॉर्मिक एसिड तो हमने यहाँ पे सोल्व किया ना, वीक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, तो हमारा ए गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड इन द रिएक्शन। हाँ, HF हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था। ठीक है, तो मतलब बी हमारा आंसर होगा। सी वाला सोल्व करते हैं। सी वाले में इन्होंने बोला है KF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इन द रिएक्शन। नहीं, KF हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस हमारा ये वाली स्पीसीज थी, ना कि ये वाली। ठीक है, तो हमारा सी हमारा नहीं होगा। डी हमारा पढ़ के देखते हैं हम। डी में इन्होंने क्या बोला है, KO2CH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इन द रिएक्शन। हाँ, ये वाली सही हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा फॉर्मिक एसिड का जो भी कंजुगेट बेस बना था वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो डी वाला हमारे आंसर में आएगा, कहने का मतलब। ये वाला सोल्व करते हैं। ये वाले में इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है। रिएक्टेंट को फेवर करने का मतलब है कि हमारी वीक स्पीसीज कहाँ पर आ रही है, रिएक्टेंट की साइड आ रही है ना, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है। तो हमारा ई वाला हमारे आंसर में आ जाएगा। सही है। डी वाले में इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट। नहीं, ये तो गलत बात है, रिएक्टेंट को ही फेवर कर रहा है, प्रोडक्ट को फेवर नहीं कर रहा है, तो एफ नहीं आएगा। जी वाला पढ़ते हैं एक बार। जी वाले में इन्होंने बोला है कि फॉर्मिक एसिड हैज़ अ वीकर कंजुगेट बेस। नहीं, फॉर्मिक एसिड हैज़ अ वीकर कंजुगेट बेस नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेटेड बेस है। ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है पहले से ही, हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया था। तो हमारा जी नहीं आएगा। एच पढ़ते हैं हम। एच में इन्होंने क्या बोला है कि HF हैज़ ए वीकर कंजुगेट बेस। हाँ, ये वाली बात तो सही है कि HF का जो कंजुगेट बेस है वो यहाँ पर वीक आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब एच हमारे आंसर में आ जाएगा। तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए एक बार लिख लेते हैं हम। बी आंसर आ रहा है हमारा, डी आ रहा है, उसके बाद में ई भी आ रहा है और लास्ट में एच आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे को नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बतानी है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करते हैं। तो 4 मेंबर रिंग दे रखी है हमारे को और जो दोनों OH हैं वो ऊपर की साइड ही लगा रखे हैं। तो ऊपर की साइड ही है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे के साथ ऐड होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू 0 नहीं आएगी और हमारे को यही बताना था कि नॉन जीरो केस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो बी में क्या होगा कि जो ये 2 CN है, नीचे जो 2 CN है, इनका नेट रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में और इस रिजल्टेंट को कौन कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला CN कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगी म्यू की वैल्यू 0। थर्ड वाले में हमारे को एक कार्बन के ऊपर 4 सेम ग्रुप लगा रखे, तो कहने का मतलब कि सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ही है, तो ये भी एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आपको पता भी होगा कि टेट्राहेड्रल में कैसे कैंसिल होता है म्यू कैसे 0 आता है। ठीक है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो। अब डी ऑप्शन कैसे सोल्व करेंगे। डी ऑप्शन में आप देखो 1 और 4 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो नेट वेक्टर बनेगा डाइपोल मोमेंट का और यहाँ पर जो नेट वेक्टर बनेगा डाइपोल मोमेंट का, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।